हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 12 की जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो 6th पोएम है मनी। ओके, तो ये पोएम आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। इस पोएम में, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले, तो पोएट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेंगे, पोएम के बारे में इंफॉर्मेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगा, कौन सी राइमिंग स्कीम आई है, साथ ही साथ कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच, कौन से स्टांजा में कितने फिगर्स ऑफ स्पीच और वो कैसे आए हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो ज़रा सा लेंदी हो सकता है मगर इंफॉर्मेटिव है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट सूचना कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाकर क्या मिल जाएगा, तो क्लास 12 से रिलेटेड जो सब लिंक्स है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ग्रामर, साथ ही साथ सब क्लास 12 की जो पोएम्स और लेसन है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अंडरस्टैंड। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो इस डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाकर ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड कीजिएगा। चलिए तो फिर बिना बात कवाए शुरू करेंगे अपनी जो मनी पोएम है उसे समझने के लिए। विलियम एच डेविस, इनका जो जन्म हुआ था वो 1871 को हुआ और वो डाइड हो गए कब, 1940 को। ओके, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है वो अभी हम समझ लेंगे। देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, तो जब आप पोएम का एप्रिसिएशन लिखते हैं तब आपको पोएट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, तो इसका आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पोएम के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि पोएम में क्या बताया, थोड़ी सी शॉर्ट समरी आप उसे कह सकते हैं, या फिर सेंट्रल थीम जो मध्यवर्ती कल्पना है आपको यहाँ पर इस पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में वो मिल जाएगी। तो देखिए क्या दिया है, विलियम एच डेविस वॉज अ वेल्श पोएट एंड राइटर। विलियम डेविस जो थे वो क्या थे, तो एक वेल्श क्या, तो एक इंग्लैंड का ही पार्ट है, तो वहाँ के वो पोएट, कवि थे, राइटर मीन्स लेखक थे। ही स्पेंड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने क्या किया, उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो उन्होंने खर्च किया या फिर बिताया, किसके तौर पर, तो एज अ ट्रैम्प और होबो। ट्रैम्प मीन्स कैसे, तो आवारा, होबो मीन्स भी आवारा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो एक आवारा व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपना जो एक जिंदगी का, जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो बिताया। और वो इन्होंने कहाँ बिताया, तो इन द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड जो स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट जो है अमेरिका का जो पार्ट है, इसमें उन्होंने एक आवारा व्यक्ति या फिर आवारा व्यक्ति के रूप में उन्होंने ये अपना जिंदगी का महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो बिताया। ओके, होबो का मतलब क्लियर हो गया, होमलेस पर्सन, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, आवारा जिसे हम कहेंगे। ओके, ही बिकेम अ पेडलर एंड स्ट्रीट सिंगर इन इंग्लैंड। वो क्या बन गए थे, इंग्लैंड में एक पेडलर मीन्स क्या था, घूमकर जो चीज़ें बेचते हैं उन्हें पेडलर कहा जाता है, या फेरी वाला। ओके, तो उन्होंने फेरी वाला वो बने, चीज़ें बेच रहे थे डोर टू डोर जाकर। एंड स्ट्रीट सिंगर इन इंग्लैंड, और वो रास्ते पर गाना गाने का भी काम वो कर रहे थे। ओके, तो ये सब चीज़ें उन्होंने की थी। आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग लाइफ, इतने साल, ओके, कई वर्षों के भटकने के जीवन के बाद, इसका मतलब ये बहुत सारे साल जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी भटकने में बिताई, उसके बाद ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वॉल्यूम, उन्होंने क्या किया, तो अपना पहला खंड प्रकाशित किया जिसका नाम था द सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स। समझ में आ गया सबको, तो ये जो है खंड उन्होंने लिखा और उसे प्रकाशित किया बहुत सारे साल भटकते हुए जीवन जीने के बाद। इसके बाद का जो सेकंड पैसेज है उसमें थोड़ा ये जो पोएम हम डिस्कस करने वाले आज, मनी, उस मनी पोएम के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो देखिए क्या दिया है, द पोएम टेल्स अस अबाउट द रिच मैन हु वांट्स टू बी अ पुअर टू फाइंड द रियल हैप्पीनेस। अब ये जो पोएम है, ये कविता हमें क्या बताती है कि जो अमीर आदमी है, ओके, ये जो कविता एक अमीर आदमी के बारे में है, उसके बारे में हमें बताती है। और वो जो अमीर आदमी है वो क्या बनना चाहता है, तो गरीब बनना चाहता है, एक गरीब आदमी बनना चाहता है, किसके लिए, तो एक असली खुशी पाने के लिए। टू फाइंड द रियल हैप्पीनेस, एक असली खुशी पाने के लिए वो अमीर आदमी क्या बनना चाहता है, तो गरीब आदमी बनना चाहता है। इट इज़ व्हेन वी डू नॉट हैव मनी टू और हैव लॉस्ट आवर मनी वी रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट द मनी इज। ओके, ये तब होता है जब हमारे पास पैसा नहीं होता है या फिर हमारा पैसा खो जाता है। ओके, लॉस्ट मनी, जिससे जब हमारा पैसा खो जाता है, ये कब होता है हमारे साथ, तो जब हम पैसे खो देते हैं या फिर हमारे पास पैसा नहीं होता है, वी रियलाइज, तब हमें ये रियलाइज होता है, ये हमें एहसास होता है कि हाउ इम्पोर्टेंट द मनी इज़, पैसा कितना ज़रूरी है। ओके, ये कब हमें महसूस होता है, जब हमारे पास पैसा नहीं होता या फिर हमारे पास पैसे खो जाते हैं तब। एट द एंड, और अंत में, द पोएट सेज दैट नाउ ही डजंट हैव मनी, he has two friends
दो दे मे बी फ्यू। ओके, अंत में कवि कहता है कि अब उसके पास पैसा नहीं है, ही डजंट हैव मनी, उसके पास पैसा नहीं है, बट ही हैज़ टू फ्रेंड्स, पर उसके पास कैसे तो सच्चे दोस्त थे। दो दे मे बी फ्यू, चाहे भले ही वो कैसे हो कम हो, मगर उनके पास कैसे तो सच्चे दोस्त अभी बाकी है। तो ये मैसेज इस पोएम से हमें मिलने वाला है। ओके, अभी हम पोएम को डिटेल में डिस्कस करना शुरू करेंगे। पोएम को डिटेल में समझने से पहले हम क्या करेंगे, तो इस पोएम में कौन सी राइमिंग स्कीम आई है तो ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर 5 स्टांजाज इस पोएम में है और 5 स्टांजा, और हर एक जो स्टांजा है वो 4 लाइन का है। इसका मतलब कि 20 लाइन्स इस पोएम में है। और जब हमें राइमिंग स्कीम निकालनी होती है तो हमें हर एक स्टांजा में जो हर एक लाइन है उसके जो लास्ट वर्ड्स है उन्हें हमें कंसिडर करना पड़ता है। जैसे पहली लाइन है उसमें है ओ को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ओ जो पुअर के साथ क्या करता है, राइम करता है, तो इससे हम कहेंगे ए, लेटर ए हमें से कंसिडर करना पड़ेगा। पुअर को हम कहेंगे ए, लेटर ए। फ्रेंड को हम कहेंगे बी, ये किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है वहाँ पे। ओके, और डुअर पुअर के साथ राइम कर रहा है तो इसे हम कहेंगे ए। ओके, तो राइमिंग स्कीम हो गई ए बी ए। ओके, तो लेटर से हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे इसके लिए भी हमें कौन से तो स्मॉल लेटर यूज करने होते हैं, कैपिटल लेटर मत यूज कीजिएगा, तो स्मॉल लेटर यूज करने पड़ेंगे। तो सेकंड स्टांजा में होल्ड्स को हम कहेंगे सी। अभी होल्ड्स किसके साथ ही राइम नहीं कर रहा है तो सी हम उसे कह दिया है। ब्लो जो है वो उसे हम कहेंगे ए, मगर ये जो ब्लो है ये राइम कर रहा है नो के साथ। ओके, तो इसे हमें नो के लिए हमें लेटर ए यूज करना पड़ेगा। डियर किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है तो इसके लिए हमें डी यूज करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टांजे का राइमिंग स्कीम हो गया CADA। थर्ड स्टांजा है सीन किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है तो इसे सी के लिए हम लेटर यूज करेंगे ई। लाइट के लिए हम यूज करेंगे एफ। लाइट राइम कर रहा है नाइट के साथ तो नाइट के लिए भी हमें कौन सा लेटर यूज करना पड़ेगा, एफ यूज करना पड़ेगा। बीज के लिए हम यूज करेंगे जी, तो इसका राइमिंग स्कीम हो गया EFGF। ओके, और फोर्थ स्टांजा है लाफ के लिए हमें लेटर यूज करना है H, वो किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है, मगर फ्रॉन जो है वो राइम कर रहा है किसके साथ, डाउन के साथ, तो इसके लिए हम लेटर यूज करेंगे I। ओके, और अप के लिए अप राइम नहीं कर रहा तो हम इसके लिए यूज करेंगे J, तो इसकी राइमिंग क्या हो गई HIJI। और लास्ट स्टांजा जो है तो उसे हम फिर से कहेंगे ए, जैसे हमने फर्स्ट ही यूज़ किया तो उसके लिए ए, और ओ जो है वो किसके साथ राइम कर रहा है तो ओ के साथ, तो उसे ए कहेंगे हम। अनट्रू के लिए हम यूज़ करेंगे के, जो हमने यूज़ किया है पहले स्टांजा में उसके बाद का लेटर हमें लेना है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे के। फ्यू के लिए भी हमें यूज़ करना पड़ेगा के, अनट्रू फ्यू, तो इसका राइमिंग स्कीम रहेगा लास्ट स्टांजे का वो रहेगा ए के। ओके, ये टोटल राइमिंग स्कीम आपको सामने है। तो अब लास्ट में फिर से बता रहा हूँ एक राइमिंग स्कीम, देखिए आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट स्टांजा AABA, सेकेंड स्टांजा CADA, थर्ड स्टांजा EFGF, फोर्थ स्टांजा HIJI और फिफ्थ स्टांजा AK। ये इसकी राइमिंग स्कीम यहाँ पर है। अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जो है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम का हम डिटेल में अभी क्या करेंगे, स्टांजा वाइज एक्सप्लेनेशन समझेंगे। चलिए फिर फर्स्ट स्टांजा से शुरुआत कर रहे हैं हम। तो देखिए क्या दिया है फर्स्ट स्टांजा में, क्या कह रहे हैं विलियम H. डेविस। When I had money oh I knew no joy till I went poor। पोएट यहाँ पे कह रहा है कि when I had money oh, जब मेरे पास पैसा था, ओके, I knew no joy, मुझे कोई भी हम उसे कह सकते हैं हैप्पीनेस, कोई भी खुशियाँ मुझे मालूम नहीं थी, till I went poor, जब तक कि मैं गरीब नहीं बन जाता। इसका मतलब ये पोएट यहाँ पे बोल रहा है कि जब तक वो गरीब नहीं बन जाता था, ये जब तक वो गरीब नहीं बना तब तक उसे खुशियाँ क्या है ये उसे मालूम नहीं थी। अभी देखिए अगर आप क्या है रिच है, ओके, आप अमीर है तो डेफिनेटली आप में कोई भी हो, अगर कोई अमीर आदमी है तो वो क्या करता है तो अपने काम ज़्यादा करता रहता है और वो सिर्फ पैसे कमाने की उसमें एक लालसा होती है, ग्रीड होता है, और वो पूरा टाइम जो है वो पैसा कमाने में देता है। जो हैप्पीनेस है, जो खुशियाँ होती है ये वो इंजॉय नहीं कर पाता है, इसे कमाने के चक्कर में वो अपनी खुशियाँ ही क्या होता है तो खो देता है। इसलिए पोएट यहाँ पे कह रहा है कि आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर, जब तक मैं गरीब नहीं बन जाता तब तक मुझे कोई खुशियाँ जो है वो मुझे समझ में नहीं आती थी। ओके, फॉर मेनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर। कई ऐसे झूठे दोस्त, फॉल्स मीन्स कैसे तो झूठे, ओके,
कई ऐसे नकली या फिर झूठे जो दोस्त थे मेरे पास, ओके, मैन एज अ फ्रेंड कम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर, वो क्या है तो सारा दिन मेरे पास आते रहते थे, ओके। अभी इसका रीज़न क्या है, कोई भी आपके अभी ये जो पोएट है वो क्या बोलता है, उसके साथ जब पैसा था तो बहुत सारे नकली दोस्त उसके आजू बाजू रहते थे, उसके पास आते थे, हर दिन उसके पास उसे वो मिलने आते थे, ओके। तो ये क्यों हो रहा है, तो क्योंकि उसके पास पैसा था, इसलिए ये सब दोस्त उसके पास हर बार जाकर मिलते हैं। मगर ये जो दोस्त उसके पास उससे मिलने जाते हैं रोज, या फिर उससे उसका दरवाजा खटखटा के उससे मिलते हैं, तो ये सब कैसे, तो नकली दोस्त थे, झूठे ये सब दोस्त थे, ऐसा पोएट यहाँ पर कह रहा है। फॉल्स मींस नकली, झूठे ऐसे वो दोस्त थे। चलिए अभी बढ़ते हैं सेकंड स्टांजा की ओर। सेकंड स्टांजा में क्या बताया, देखो पहले रीड कर रहा हूं। देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स a trumpet that he must not blow because a man is dead. I dared not speak to let this false world know. यहाँ पे पोएट क्या कर रहा है, तो खुद को कंपेयर कर रहा है एक चाइल्ड के साथ, एक छोटे बच्चे के साथ, जिसके हाथ में दैट होल्ड्स, जिसने क्या पकड़ा है हाथ में, तो अ ट्रम्पेट का मतलब होता है अ ब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो, बाजा जिसे हम कह सकते हैं, तुतरी भी हम उसे कहते हैं। तो ये जो ट्रम्पेट है, ओके, एक छोटे बच्चे के हाथ में है, मगर वो बजा नहीं सकता है, क्योंकि वो क्यों नहीं बजा सकता है, बिकॉज अ मैन इज डेड, क्योंकि कोई तो भी मर गया है वहाँ पे, एक इंसान जो है वो वहाँ पे गुजर गया है, तो इस वजह से वो बच्चा बजा नहीं सकता। कि यहाँ पे बच्चे की खुशी क्या है, तो वो ट्रम्पेट बजाने में, मगर वो बजा सकता है क्या, नहीं, उसकी वो फ्रीडम है क्या, नहीं है, ओके। तो वो बच्चा उस ट्रम्पेट को बजा नहीं सकता है, वो उसे ब्लो नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे दिखाया है उसका लैक ऑफ फ्रीडम, उस बच्चे को फ्रीडम नहीं है। और पोएट को भी यही कहना है कि उसे भी क्या नहीं, तो फ्रीडम नहीं है। क्यों फ्रीडम नहीं है, क्योंकि वो रीच है। पहले स्टांजा में उसने हमें बताया है पोएट ने कि आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर, जब तक मैं गरीब नहीं बन जाता तब तक मुझे सही खुशियां नहीं मिलेगी, सच की खुशियां नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर वही, इसलिए उसने खुद को कंपेयर किया है उस चाइल्ड के साथ, उस बच्चे की खुशी जो है वो ट्रम्पेट बजाने में, मगर वो बजा नहीं सकता है, तो इसका मतलब उसे वहाँ पे आज़ादी नहीं है। उसी तरह से ये जो पोएट है वो रिच है, मगर उसे आज़ादी नहीं है, क्योंकि वो रिच है इसलिए उसे जो चाहिए, उसको जो आज़ादी चाहिए वो वहाँ पे नहीं मिल रही है, ओके। तो इसे आज़ादी कब मिलेगी, ये खुशियाँ या फिर हैप्पीनेस जो है या फिर आज़ादी कब मिलेगी, जब वो गरीब बन जाएगा, व्हेन ही विल बिकम पुअर, ओके। वो रिच है इसलिए वो आज़ाद है क्या, नहीं है। और यहाँ पे पोएट कह रहा है कि आई डियर नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो, और मैं क्या नहीं कर सकता, तो वहाँ पे या इसका मतलब होता है कि ही कुडंट रिवील टू द फॉल्स पीपल अराउंड हिम ऑफ हिज सिचुएशन, उसके आजू बाजू के जो लोग हैं उनसे वो क्या नहीं कर सकता, तो इन सब चीज़ों के बारे में वो डिस्कस भी नहीं कर सकता, उन्हें ये सब चीज़ें वो बता भी नहीं सकता, ओके, कि वो क्या उसके पास जो लैक ऑफ फ्रीडम है, उससे कोई भी आज़ादी नहीं है, क्योंकि वो एक रिच आदमी है, ओके। समझ में आ गया आपको, वो हर बार बिजी आपको दिखाई देगा, उसे डर रहेगा हर चीज़ का, ओके। तो वो उसमें वो आज़ादी नहीं है, क्योंकि वो रिच है। आज़ादी कब मिलेगी, इसे हैप्पीनेस कब मिलेगा, जब वो गरीब बन जाएगा तब। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप इट इज़ क्लियर टिल हियर, ओके। अभी हम बढ़ रहे थर्ड स्टांजा की तरफ, अभी रीड करता हूँ, बाद में आपको मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। थर्ड स्टांजा में पोएट क्या कर रहा है, देखिए, मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मेन्स हार्ट आर एवर लाइट। पोएट यहाँ पे कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सोचा, अपनी लाइफ के बारे में बहुत सोचा और बहुत कुछ देखा है। क्या देखा है उसने, हाउ पुअर मेन्स हार्ट आर एवर लाइट, कि गरीब जो इंसान है उनका दिल जो है वो बहुत ही लाइट होता है। अब यहाँ पे लाइट का मतलब आपको क्या लेना है, तो लाइट मीन्स कोई भी हेट्रेड नहीं, कोई भी जलसी नहीं है दूसरे के प्रति, ओके। और कोई भी ऊंच नीच की भावना उनके दिल में नहीं होती है, उनका दिल जो है वो साफ होता है, बहुत सुकून, बहुत खुशियों से भरा होता है। इस तरह से पोएट यहाँ पर उस गरीब आदमी के बारे में, गरीब लोगों के बारे में बोल रहा है। और उसके बाद की जो लाइन है थर्ड और फोर्थ, उसमें बताया उसने, एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। अभी यहाँ पे पोएट ने क्या किया, तो गरीब जो लोग हैं उनकी बीवियों का वहाँ पर उसने एग्जाम्पल दिया है। वाइव्स, उनकी जो कैसी जो गरीब इंसान है उनकी जो बीवियाँ होती है, कुछ ना होने के बावजूद भी वो खुश रहती है, ओके। और वो एक बीज की तरह, बीज मीन्स मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियों की तरह वो गाना गुनगुनाती रहती है। हम मीन्स सिंग विथ क्लोज लिप्स, गाना गुनगुनाना। तो किस तरह से वो क्या करती है, तो ये जो गरीब लोगों की बीवियाँ होती है, किस तरह से वो मधुमक्खियों की तरह गाना गुनगुनाती रहती है, ओके, अबाउट देयर वर्क। और ये गाना वो क्यों गुनगुना रही है, तो देखिए फोर्थ स्टांजा में बताया उन्होंने,
अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। ओके, ये दिन भर वो काम करती रहती है, वो हो गए, फिर उसके हस्बैंड हो गए, दिन से सुबह से लेकर रात तक, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, नाइट मीन्स रात, सुबह से लेकर रात भर वो काम करती रहती, फिर भी वो खुश है। जैसे कि हम देखते हैं कि पुअर वाइफ जो, अभी ये जो पुअर लोगों की जो वाइफ्स है, उनकी जो बीवियाँ है, वो गरीब होकर भी कैसी है तो खुश है। अगर अक्सर हम देखते हैं कि कुछ औरतें होती है रिच होती है, फिर भी वो क्या नहीं होती तो खुश नहीं होती है, उनको काफ़ी शिकायतें होती हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, सब कुछ है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, फिर भी वो क्या नहीं है तो खुश नहीं रहती है। मगर यहाँ पे पोएट ने आपके पास एग्जाम्पल रखा है किसका, तो गरीब इंसान के वाइफ का, जो कैसी है तो खुश है, कुछ भी नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं, फिर भी वो खुश है, क्योंकि उसके पास सुकून है, खुशियाँ भरी ज़िंदगी है, सुकून भरी ज़िंदगी है उस गरीब इंसान के पास, तो इसलिए वो बहुत खुश है। और वो क्या होती है तो हम करती है या गुनगुनाती रहती है गाना, किसके जैसा, तो लाइक बीज, मधुमक्खियों की तरह। समझ में आ गया आपको? तो खूब बहुत अच्छी ज़िंदगी वो जीते हैं, ऐसा पॉइंट यहाँ पर कह रहा है, और इसने वो देखा है, बहुत कुछ सोचा है ज़िंदगी के बारे में। इसके बाद अभी हम फोर्थ स्टांजा की तरफ बढ़ रहे हैं। फोर्थ स्टांजा में कवि क्या कर रहा है, देखिए पोएट क्या कर रहा है। सो व्हेन आई हियर दिस पुअर वंस लाफ एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्रॉन। इसलिए कवि अभी फर्स्ट स्टांजा में जैसे उसकी वाइफ और उनकी फैमिली खुश है, तो इसलिए कवि कहता है कि जब मैं गरीबों को मुस्कुराते हुए देखता हूँ, पुअर वंस लाफ, जब मैं उन्हें मुस्कुराते हुए देखता हूँ, और सी द रिच मैन, और ये जो गरीब अमीर लोग हैं उन्हें हमेशा चिंता में देखता हूँ। कोल्डली फ्रॉन मीन्स कैसे, तो अनहैप्पी, ओके, चिढ़ते हुए, एकदम नाखुश, चिंता में जब मैं उन्हें देखता हूँ, तब कवि कहता है कि उसे ऐसा होता है कि पुअर मैन थिंक आई, जो गरीब लोग हैं, ऐसे मुझे लगता है कि जो गरीब लोग हैं नीड नॉट गो अप, उन्हें ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके, उन्हें रीच होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी खुश है वो। प्रॉब्लम कहाँ पे, तो रिच लोगों में जो खुश नहीं है, जो हर बार चिढ़ते रहते हैं, हर बार वो चिंता में है, वो दुखी है, अनहैप्पी है, ओके। तो गरीब लोगों को ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी खुश है, तो नीड नॉट गो अप सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन, ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो रिच लोग हैं, ओके, जो अमीर लोग हैं, उन्हें ही क्या आना पड़ेगा, तो नीचे आना पड़ेगा, उन्हें ही थोड़ा पुअर होना पड़ेगा। पुअर होना पड़ेगा, मतलब इसका मतलब ये है कि उन्हें क्या होना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा, जनरस होना पड़ेगा, हैप्पी होना पड़ेगा, ओके। पुअर लोगों को रिच बनने की ज़रूरत नहीं, तो रिच लोगों को ही क्या करना पड़ेगा, तो पुअर बनना पड़ेगा, किस लिए, तो अपनी ज़िंदगी को खुशी से जीने के लिए, ओके। ऐसे यहाँ पे पोएट कह रहा है, ओके। एक ट्रू हैप्पीनेस उन्हें मिल सकता है जब वो क्या बनेंगे, तो गरीब बनेंगे, पुअर बनेंगे, तभी किसे, ये रिच मैन को ये हैप्पीनेस मिल सकता है, ऐसा पोएट यहाँ पर कह रहा है। आई होप आपको ये फोर्थ स्टांजा समझ में आ गया है। अभी तक यहाँ तक अगर आपको पोएम समझ में आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपना वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ओके। चलिए फिर अभी फिफ्थ स्टांजा की तरफ बढ़ते हैं। When I had money, oh, my many friends proved all untrue. But now I have no money, oh, my friends are real, though very few. यहाँ पे पोएट कह रहा है कि when I had money, जब मेरे पास पैसे थे, मेरे पास पैसा था, my many friends, मेरे बहुत सारे जो दोस्त थे, proved all untrue, उन्होंने खुद को क्या साबित किया, तो झूठा साबित किया, ओके। untrue means नकली, मतलब ही उन्होंने खुद को साबित किया। they proved, दे ऑल वर अनट्रू, वो कैसे थे, सब सेल्फिश थे, मतलबी थे, सिर्फ पैसा है इसलिए वो मेरे आजू बाजू में थे, मेरे साथ में थे, ओके। बट नाउ आई हैव नो मनी, बट अब मेरे पास क्या नहीं, तो पैसे नहीं है, मनी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। माई फ्रेंड्स आर रियल, जो दो वेरी फ्यू, जो मेरे फ्रेंड्स जो बचे हैं, जो मेरे पास अभी फ्रेंड्स है, दे आर रियल, वो सच्चे हैं, ओके। दो वेरी फ्यू, चाहे वो कितने कम क्यों ना हो, मगर वो कैसे है, तो सच्चे दोस्त अभी मेरे पास है, ऐसे पोएट यहाँ पर कह रहा है। यहाँ पर ये विलियम एच डेविस की जो पोएम है यहाँ पर क्या हो रही, तो खत्म हो रही है। आई होप आपको ये पूरी पोएम अच्छे से समझ में आ गई है। अभी जो हम बढ़ने वाले नेक्स्ट पॉइंट वो है, इस पोएम में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं, इसको मैं अभी आपको डिटेल में मैं समझाता हूँ। देखिए, तो इस पोएम का जो फर्स्ट स्टांजा है उसमें कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आई है सबसे पहले बताता हूँ। तो पहली लाइन दिख रही है आपके सामने, वो है व्हेन आई हैड मनी ओ, ओके। यहाँ पे आपको दिखाई देगा सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है, वो कौन सा है, तो रिपीटेशन है। यहाँ पे वर्ड रिपीट हुए, देखो मनी, तो ये एग्जांपल है किसका, तो रिपीटेशन इस अलंकार का, फिगर ऑफ स्पीच का। साथ ही साथ ये जो सेम लाइन है वो
एग्जाम्पल रहेगी किसका, तो एक्सक्लेमेशन इस फिगर ऑफ स्पीच का भी। तो यहाँ पे जो पोएट है वो उसने उसके स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस किया है, ओके, अबाउट मनी इन दिस लाइन्स, मनी पर स्ट्रेस देने के लिए, और लास्टली एक्सक्लेमेशन मार्क भी दिख रहा है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच, ओके। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे की लाइन जो है नंबर 3rd लाइन, फॉर मेनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड, ओके। तो ये एग्जाम्पल रहेगा सिमिली का, ओके। सिमिली का किस तरह से है, तो जो फॉल्स मैन है उसे डायरेक्टली कंपेयर किया गया है अ फ्रेंड, दोस्त के साथ, ओके। तो ये एग्जाम्पल रहेगा किसका, तो सिमिली का। और यहाँ पे एज वर्ड भी यूज किया, देखो फॉल्स मैन को कंपैरिजन फ्रेंड के साथ है, तो एज वर्ड से कंपैरिजन हुआ है, तो ये एग्जाम्पल रहेगा किसका, तो सिमिली का, अंडरस्टैंड। और साथ ही साथ ये एग्जाम्पल एलिट्रेशन का भी है, कैसे, तो यहाँ पे एफ साउंड रिपीट हुआ है, एफ, फॉर का एफ, फॉल्स का एफ और फ्रेंड का एफ, एफ एफ ये साउंड यहाँ पे रिपीट हुए, तो ये एग्जाम्पल रहेगा इसका, तो एलिट्रेशन का भी। साथ ही साथ ऊपर की लाइन, दोनों लाइन अगर कंसिडर किए, लाइन नंबर 3rd और 4th, तो ये एग्जाम्पल है इन्वर्जन का भी, ओके। तो इन्वर्जन का मतलब होता है कि वर्ड ऑर्डर को क्या करना, चेंज करना, ओके, किस लिए, पोएटिक इफेक्ट देने के लिए, रीअरेंज करना। तो यहाँ पे भी आपको दिखा देगा, फॉर मेनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर, ये एग्जाम्पल है इन्वर्जन का। इसका करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर क्या रहेगा, फॉर मेनी अ फॉल्स मैन केम नॉकिंग एट माई डोर एज अ फ्रेंड ऑल डे, इस तरह से इसका करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर रहेगा। अभी लास्ट की लाइन जो है 4th, उस पर हम उसकी तरफ जाते हैं, तो केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर, इस पर आपको यहाँ पे आपको दिखाई देगा एलिट्रेशन, डी साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है, डे और डोर का डी, तो डी साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन, ओके। फर्स्ट स्टांजा में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आए, आपको समझ में आ गया होगा। ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया है, सिमिली मतलब क्या है, इन्वर्जन मतलब क्या है, एलिट्रेशन मतलब क्या है, और एंटीथेसिस मतलब क्या है। तो आप जाकर क्या कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फिगर्स ऑफ स्पीच की, या फिर आप क्या कर सकते हैं, तो मेरे चैनल पर जाकर ये सभी फिगर्स ऑफ स्पीच क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए फिर अभी सेकेंड स्टांजा की तरफ बढ़ते हैं, कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आए ये हम अभी समझेंगे। सेकेंड स्टांजा में जो फर्स्ट लाइन दिख रहा है आपको, देन फेल्ड आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कौन सा अलंकार है, तो इन्वर्जन है। तो इन्वर्जन का मतलब मैंने अभी बताया आपको कि वर्ड रीअरेंज करना, पोएटिक इफेक्ट देने के लिए, आगे पीछे करना वर्ड। तो इसका जो सेंटेंस ऑर्डर रहेगा करेक्ट, वो रहेगा देन आई फेल्ड लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स, तो ये आपको दिखाई देगा करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर। इसका मतलब है कि फर्स्ट लाइन में जो है वो कौन सा अलंकार है, तो इन्वर्जन अलंकार है, ओके। इस पर स्पेशल वीडियो भी बनाया मैंने इन्वर्जन अलंकार पे, वो आप जाकर दे सकते हैं। और साथ ही साथ ये लाइन और सेकंड लाइन पकड़ के, जैसे कि देन फेल्ड आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो, ये जो है ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा सिमिली अलंकार। क्यों, क्योंकि पोएट जो है उसे डायरेक्टली कंपेयर किया गया है किसके साथ, एक बच्चे के साथ, अ चाइल्ड दैट होल्ड अ ट्रम्पेट, जिसने क्या है, तो हाथ में क्या पकड़ा है, तो ट्रम्पेट पकड़ा है। तो पोएट ने कंपेयर किया है किसके साथ, पोएट को कंपेयर किया गया किसके साथ, तो चाइल्ड के साथ। तो ये एग्जाम्पल देगा सिमिली का। और यहाँ पे लाइक वर्ड भी यूज किया गया है, देखो आई लाइक वर्ड से कंपेरिजन हुआ है पोएट का उस बच्चे के साथ, तो ये एग्जाम्पल देगा सिमिली का, ओके। साथ ही साथ ये एग्जाम्पल जो फर्स्ट लाइन, अभी फर्स्ट लाइन की तरफ आएंगे, देन फेल्ड आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स, ये एग्जाम्पल है किसका, तो कॉन्सोनेंस का, ओके। कॉन्सोनेंस का है क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है कॉन्सोनेंट साउंड, जिसे हम कहते हैं एल साउंड यहाँ पे क्या होता है, रिपीट हुआ है, ओके। तो ये एग्जाम्पल है किसका, तो कॉन्सोनेंस का। इस सभी पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाई, वो भी जाकर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। साथ ही साथ अब इसके बाद आएंगे लाइन नंबर 3 पे, बिकॉज अ मैन इज डेड आई डियर्ड, वहाँ पे आपको दिखाई देगा एलिट्रेशन, क्योंकि डी ये साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है, डेड और डियर, तो ये एग्जाम्पल देगा किसका, तो एलिट्रेशन का। ये जो लास्ट लाइन है, नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ड नो, यहाँ पे आपको दिखा देगा मेटोनमी, ओके। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया, देखो वर्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, तो या फिर क्लोजली एसोसिएटेड हो पीपल के साथ, जो इस दुनिया में रहते हैं उनके साथ, तो ये एग्जाम्पल रहेगा मेट्रोनमी का, अंडरस्टैंड। मेट्रोनमी पर स्पेशल वीडियो बनाए, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद का जो स्टांजा है, स्टांजा नंबर 3, स्टांजा नंबर 3 में जो फर्स्ट लाइन दिख रहा है आपको, दैट इज मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन, ये एग्जाम्पल रहेगा इन्वर्जन का, ओके। इन्वर्जन का मैंने बताया कि पोएट क्या करते हैं, तो वर्ड्स को आगे पीछे कर लेते हैं पोएटिक इफेक्ट देने के लिए। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन रहेगा, मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ, ओके, एंड सीन, इसका करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर रहेगा आई हैव थॉट मच ऑफ लाइफ एंड सीन, ये इसका करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर रहने वाला है। ये जो सेकंड लाइन आपको दिख रही है, हाउ पुअर मैन हार्ट्स आर एवर लाइट, ये एलिट्रेशन आपको दिखाई देगा, एच साउंड रिपीट हुआ है, हाउ का एच और हार्ट का एच,
ओके, तो ये एग्जांपल है किसका, तो अलिट्रेशन का। ये सिमिलरली एग्जांपल है सिनेडकी का भी है, क्योंकि ये जो पुअर मैन है उसे पूरी तरह से यूज़ किया है हैप्पी शो करने के लिए। इसका मतलब सब जो पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो हैप्पी है, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। तो ये एग्जांपल रहेगा सिनेडकी का भी। ओके, और जो थर्ड लाइन है आपके सामने है, दैट इज एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज। ओके, या तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा सिमिली, क्योंकि जो वाइव्स है, ओके, बीविया है, उनका कंपैरिजन किया गया है बीज के साथ। बीज मीन्स मधुमक्खियों के साथ उनका कंपैरिजन है, और वहाँ पे लाइक वर्ड भी यूज किया गया है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिमिली। साथ ही साथ ये एग्जांपल ओनोमोटोपोइया का भी है, क्योंकि ओनोमोटोपोइया का कैसे, क्योंकि एक हम जो वर्ड है ये साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया, ये साउंड डिनोट कर रहा है हम वर्ड। ओके, मधुमक्खी को जो आवाज़ है गुनगुनाना, तो ये इस साउंड को डिनोट करने वाला ये वर्ड है। तो ये एग्जांपल है इसका, तो ओनोमोटोपोइया का। साथ ही साथ ये एग्जांपल एलिट्रेशन का भी है। तो किस तरह से एलिट्रेशन का एग्जांपल है, तो यहाँ पे साउंड रिपीट हुआ है, कौन सा, तो एच एच साउंड, हाउ एंड हम, ये यहाँ पे साउंड रिपीट हुआ है। तो ये एग्जांपल है किसका, तो एलिट्रेशन का। फोर्थ स्टांजा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो देखिए फोर्थ स्टांजा में क्या दिया है। फोर्थ स्टांजा जो आपके सामने है उसमें जो थर्ड लाइन है, देखो, पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप। यहाँ पे आपको दिखा देगा इन्वर्जन। ओके, इन्वर्जन का मतलब आपको सबको समझ में आ गया है। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर रहेगा वो रहेगा आई थिंक पुअर मैन नीड नॉट गो अप, ये इसका करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर रहेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एलिट्रेशन भी दिखाई देगा। अंडरस्टैंड, एलिट्रेशन किस तरह से, ये तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि रिपीटेशन हुआ है एन साउंड। अंडरस्टैंड, नीड नॉट, एन एन यहाँ पे साउंड रिपीट हुआ है। तो ये एग्जांपल है किसका, तो एलिट्रेशन का। साथ ही साथ यहाँ पे मेटाफर भी आपको दिखाई देगा। मेटाफर, ये फिगर ऑफ स्पीच भी यहाँ पर है। तो किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है, बिकमिंग रिच एंड गोइंग अप, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अंडरस्टैंड। तो उसके बाद की जो लाइन है, लास्ट लाइन जो है, सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन, यहाँ पर आपको दिखा देगा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कैसे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मच और मैन, ये साउंड यहाँ पर रिपीट हुआ है, एम साउंड। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मेटाफर भी दिखाई देगा, क्योंकि एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है बिकमिंग पुअर और कमिंग डाउन में। तो ये आपको मेटाफर का एग्जांपल भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर से बता रहा हूँ कि सब फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने अपलोड किया है, वहाँ पर जाकर आप अच्छे से समझ सकते हैं ये सब चीज़ें। लास्ट आंसर में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आए ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला तो है जो मैंने आपको बताया है, दैट इज द रिपीटेशन। मनी मनी वर्ड यहाँ पे रिपीट हुआ है, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कौन सा, तो एक्सक्लेमेशन भी। अंडरस्टैंड, क्योंकि पोएट ने एक स्ट्रॉन्ग इमोशन शो कर, मनी का जो स्ट्रॉन्ग इमोशन है वो शो करने के लिए यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क भी दिया है, देखो लास्ट में। तो ये एग्जांपल रहेगा एक्सक्लेमेशन का। ठीक है, इसके बाद आपके सामने है सेकेंड लाइन। वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको दिखाई देगा इन्वर्जन, वहाँ पर है माई मेनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल अनट्रू। यहाँ पे कौन सा है, तो इन्वर्जन है। इन्वर्जन क्या होता है, तो सेंटेंस का रीअरेंज करना पोएटिक इफेक्ट देने के लिए। तो इसका करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर रहेगा माई मेनी फ्रेंड्स ऑल प्रूव्ड अनट्रू। ओके, तो ये एग्जाम्पल है किसका, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एलिट्रेशन भी दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे एम साउंड रिपीट हुआ है, माई का एम और मेनी का एम। तो ये यहाँ पे एलिट्रेशन भी आपको दिखाई देगा। थर्ड लाइन जो है, बट नाउ आई हैव नो मनी, एक्सक्लेमेशन, ओ एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है, देखो। तो ये एग्जांपल है इसका, तो एक्सक्लेमेशन का। साथ ही साथ एलिट्रेशन भी है यहाँ पे, नाउ का एन और नो का एन आपको वहाँ पे दिखाई देगा, एलिट्रेशन है। माई फ्रेंड्स आर रियल, लास्ट की जो लाइन है, माई फ्रेंड्स आर रियल दो वेरी फ्यू, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कौन सा, तो एलिट्रेशन। किस तरह से, तो यहाँ पे साउंड एफ रिपीट हुआ है, फ्रेंड का एफ और फ्यू का एफ। तो ये एग्जांपल है किसका, तो एलिट्रेशन का। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई है। ओके, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा। ओके, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, कोई भी समस्या है, कोई भी आपकी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध ट्यूटोरियल्स, ये अपना यूट्यूब चैनल। अपने दोस्तों के साथ हमारा चैनल ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।